जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड हिस्ट्री का छठा क्लास। ठीक है, कौन सा 6 क्लास देखेंगे हम लोग, क्लास 6, जिसमें हम लोग देखेंगे पलामू का रक्सेल तथा चेरो वंश। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है क्लास 5 तक हो चुका है झारखंड हिस्ट्री का। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और साथ ही अभी तक जितने क्लास हो चुके हैं झारखंड हिस्ट्री का वो 1 से लेकर 5 तक उसको कर लें, उसके बाद ही आप क्लास 6 करें, क्योंकि एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप अगर पहले क्लास कर लेते हैं तो क्लास 6 भी समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पलामू में रक्सेल वंश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रक्सेल वंश। देखिए, रक्सेलों के बारे में कहा गया है कि जैसे अगर झारखंड का मैप हम अगर ड्रॉ करते हैं, लगभग इसी तरह झारखंड का मैप है। तो देखिए, झारखंड में जो है जब स्टार्ट हुआ था आपका जैसे नागवंश, ठीक है ना, तो नागवंश के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो नागवंश का जो क्षेत्र था आपको पता है, यहाँ पे आपका गुमला है, ठीक है, यहाँ लोहरदग्गा हो गया, इस जगह पे रांची हो गया, ठीक, इधर हो गया आपका जाके खूंटी हो गया। तो ये वाला जो रीजन था, ये क्षेत्र जो था, ये नागवंशियों का क्षेत्र था, नागवंशियों का क्षेत्र। ठीक है, इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका कौन कौन सा जिला हो गया, पलामू, ठीक है, चतरा, और इधर हो गया आपका गढ़वा, ठीक है, लातेहार, और इधर सरगुजा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये आपका, यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन रहते थे उस टाइम जब नागवंशी लोग यहाँ पे शासन करते थे, तो रक्सेल लोग। ठीक है, रक्सेल लोग यहाँ पे, इनका यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्चस्व हासिल था। और तीसरा हो गया उस दरमियान जो है यहाँ पे जो है आपका कौन रहता था, सिंह वंश, सिंह वंश रहते थे इस क्षेत्र में। जो आपका क्या हो गया, पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, और सरायकेला खरसवां सिमडेगा वाला क्षेत्र में, इसमें कौन रहते थे आपका जाके सिंह वंश के लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे अर्जुन सिंह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पोरहाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रक्सेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे क्या, कि जब नागवंश का आपका फनी मुकुट राय के द्वारा 64 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुआ नागवंश का, उसी दरमियान ही, उसी के आसपास में ही यहाँ पे पलामू में कौन रहते थे, रक्सेल वंश रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, रक्सेल वंश रहते थे। अब देखिए, जब रक्सेल यहाँ पे आए, ठीक है ना, तो कहाँ से ये लोग आए, तो अगर इंडिया का मैप अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि लगभग ऐसे ही है। तो रक्सेल यहाँ पे आपका हो गया झारखंड, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल एरिया, ठीक है, और ये हो गया आपका झारखंड। ठीक, तो बोला जाता है कि रक्सेल जो लोग हैं ये लोग इस क्षेत्र से आए थे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या, राजपुताना, राजपुताना क्षेत्र। ठीक है, यानी अरावली पर्वत जो है, यहाँ पे जो अरावली पर्वत है उस क्षेत्र को जो है, उसके जो पश्चिम की ओर जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो गया, गुजरात वाला भाग हो गया, इस क्षेत्र को राजपुताना क्षेत्र बोला जाता था। और यहीं से ये लोग यहाँ पे आए थे, रक्सेल लोग झारखंड में प्रवेश किए। ठीक है, और किधर से प्रवेश किए थे, तो ऊपर में देखिएगा कि झारखंड में कौन सी नदी बहती है, सोन नदी बहती है। ठीक है, झारखंड के ऊपर में यानी कि गढ़वा पलामू वाला जो एरिया है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, यहाँ पे तो सोन नदी बहती है। और उसके जस्ट ऊपर में आप बिहार का एक जगह का नाम है रोहतास। ठीक है, रोहतासगढ़। ठीक है, तो रोहतासगढ़ होते हुए ये झारखंड में यहाँ पे प्रवेश किया। और जस्ट जैसे ही सोन नदी क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पलामू मिलता है, गढ़वा मिलता है, और चतरा मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, तो रक्सेलों का आगमन कहाँ से हुआ है, राजपुताना क्षेत्र। और राजपुताना क्षेत्र किसको बोलते हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग हो गया, इस क्षेत्र से ये लोग यहाँ पे आए। और किधर से, रोहतासगढ़ को क्रॉस करके, सोन नदी को क्रॉस करके ये कहाँ पे, पलामू, चतरा और गढ़वा वाले क्षेत्र में, लातेहार वाले क्षेत्र में यहाँ पे आके अपना वर्चस्व हासिल किया। ठीक है, जब ये यहाँ पे आए तो ये लोग क्या हुआ, 2 भागों में बट गए थे। ठीक, कितने भागों में बट गए थे, 2 भागों में बट गए थे। और ये 2 भाग कौन कौन थे, तो एक था देवगन, ठीक है, और दूसरा था आपका कुंडेलवा, कुंडेलवा। ठीक, एक देवगन में बट गया और एक कुंडेलवा। तो देखिए, ये देवगन और कुंडेलवा क्या है, ये जगह का नाम है। ठीक है ना, जहाँ पे इन लोगों ने अपना अलग अलग किला बना के अपना अलग अलग राज्य स्थापित किया। और ये लोग क्या बोलते हैं कि अच्छे से बहुत लंबे समय तक इन्होंने राज किया। और फाइनली 1572 ईस्वी में क्या होता है, चेरो द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी कि चेरो इसको पराजित कर देता है। और वहाँ पे रक्सेल जो है उसको हटा के वहाँ पे चेरो वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, भगवत राय के द्वारा, भगवत राय के द्वारा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए
रक्षेलों की जो 2 शाखाएं थी उसके बारे में देखते हैं। रक्षेल की जो 2 शाखाएं थी, एक हो गया आपका जाके कौन, देवगन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका क्या, कुंडेलवा, ठीक है, कुंडेलवा, ठीक। अगर झारखंड का मैप देखा जाए, ठीक है, अगर झारखंड का मैप देखा जाए, अगर इस तरह से मैप है लगभग ऑलमोस्ट, तो रक्सेल जब यहाँ पे आए तो 2 क्षेत्र में बटे थे। पहला हो गया देवगन, तो देवगन जो क्षेत्र पड़ता है अभी के टाइम जो हरहरगंज है आपका, महाराजगंज जो पलामू में पड़ता है, ये क्षेत्र हो गया आपका जाके क्या, देवगन, ठीक है। और दूसरा कुंडेलवा हो गया, ये चतरा वाला क्षेत्र में, यहाँ पे कौन है, कुंडेलवा, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्यों कौन है आपका जाके, ये हो गया आपका जाके कौन, हरहरगंज महाराजगंज वाला क्षेत्र, ये हो गया देवगन। यानी कि जो रक्सेल लोग आए वो 2 जगह पे बट गए, एक जगह हो गया देवगन ये, और एक जगह हो गया आपका जाके क्या, कुंडेलवा, यानी कुंडेलवा में जाके यहाँ पे अपना किला विला बना के लोग अपना अधिकार जमा के वहाँ पे राज करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या थी कि उस टाइम जो है अन्य सारे इस क्षेत्र में जो है और सारी जनजातियाँ भी थी, ठीक है। तो कौन कौन सी जनजातियाँ थी आपका जाके, कोरवा, ठीक, गोंड, फिर हो गया पहाड़िया, ठीक है, किसान, खरवार, ठीक है, ये सभी जनजातियाँ थी। उसमें से खरवार सबसे शक्तिशाली जनजाति थी और संख्या में भी सर्वाधिक थी, और इसके जो शासक थे उसके शासक का नाम क्या था, प्रताप धवल, प्रताप धवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उस समय जो है खरवार जो है सर्वाधिक संख्या में थी और इनके जो शासक थे उसके क्या नाम था, प्रताप धवल नाम थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों चेरो वंश, ठीक है, कौन सा, चेरो वंश, ठीक। रक्सेल वंश हम लोग देख लिए थे। तो रक्सेलों को अपदस्थ करके चेरो वंश की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, भागवत राय के द्वारा। और कब की जाती है, तो आपका जाके 1572 ईस्वी में। दोस्तों एक चीज़ें ध्यान देने लायक है कि 1572 में है जो है भारत में जो है किसका शासन चल रहा था, तो मुगलों का शासन चल रहा था, ठीक है। तो मुगलों में से उस टाइम यहाँ के सम्राट कौन थे, तो वो थे आपके जाके अकबर, ठीक है, अकबर थे। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चेरो वंश जो है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो अकबर के कार्यकाल के बाद का होगा, ठीक है ना। कोई भी अगर किसके समकालीन थे, किस मतलब किस मुगल राजा के समकालीन थे, तो जो भी होगा वो अकबर के बाद होगा, अकबर के पहले का इसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चेरो वंश को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक ट्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चेरो वंश को समझने के लिए हम लोग एक ट्री बनाते हैं। चेरो वंश के बाद जो स्थापना हुई थी 1572 में, तो सर्वप्रथम जो है चेरो वंश के बहुत सारे राजाएं जो होंगी वो अकबर के समकालीन होंगे, ठीक है ना, अकबर, ठीक। उसके बाद फिर आया होगा आपका जाके जहांगीर, ठीक है। अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब, ठीक। फिर आपका कौन आता, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मुगल, यानी बहादुर शाह हो गया, बहादुर शाह जफर हो गए, फिर आपका जाके और सारे फ़खरुद्दौला हो गए, फारूक सियर हो गए। तो उस समय जो है चेरो वंश के कौन कौन से राजा थे, ठीक है ना। ये 1765 तक रहेंगे, ठीक है ना, 1765 तक, क्योंकि उस टाइम फिर ब्रिटिश यहाँ पे आपका जाके एंट्री कर जाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जाके जो भी मुगल सल्तनत होती है वो पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेरो वंश जो अकबर के टाइम थे, ठीक है ना, उस समय यहाँ पे जो है चेरो वंश के जो है समकालीन कौन कौन से राजा थे, चेरो वंश के समकालीन राजा कौन कौन थे, तो उस समय यहाँ पे जो है भागवत राय, भागवत राय, ठीक है। फिर जहांगीर के टाइम आपका भागवत राय। अब देखिए अकबर के उस टाइम जो है सेनापति यहाँ पे कौन थे, मान सिंह थे, जो झारखंड से रिलेटेड है, मान सिंह यहाँ पे आए हुए थे, और उस टाइम में यहाँ पे कौन थे, भागवत राय थे, यहाँ के राजा थे चेरो वंश के, ठीक है। जहांगीर के टाइम जो है आपको बता दें कि अकबर का जो शासनकाल हुआ है वो 1556 से लेके आपका जाके 1605 तक रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जहांगीर का जो शासनकाल रहा है 1605 से लेके आपका जाके 1627, ठीक है। और देखिए जहांगीर के टाइम जो है यहाँ पे कौन रहा है, अनंत राय, अनंत राय। फिर आपका हो गया जाके कौन, सहबल राय, सहबल राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और शाहजहाँ के टाइम हम लोग पढ़ेंगे किसको, प्रताप राय के बारे में, प्रताप राय, ठीक। इससे क्या होगा कि दोस्तों कि इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से राजा यानी कि चेरो वंशीय राजा जो थे वो किस किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जैसे भगवत राय के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो वो अकबर के समकालीन थे, तो अकबर से रिलेटेड। अनंत राय और सहबल राय के बारे में पूछा जाएगा तो वो जहांगीर से रिलेटेड होंगे। प्रताप राय के बारे में पूछेंगे तो वो शाहजहाँ के से रिलेटेड होंगे। इनका कार्यकाल कितना है, 1627 से लेकर आपका जाके 1657 तक, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेदिनी राय,
मेदिनी राय, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेदिनी राय चेरो वंश में, ठीक है। और औरंगजेब का जो शासनकाल है आपका कितना 1658 से लेके आपका जाके 1707, ठीक है, 1707, ध्यान देंगे इस पर। और मेदिनी राय का जो शासनकाल है 1658 से लेके आपका 1674 तक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल काल में जब हम लोग देखेंगे यानी कि 1707 से लेके कब 1765 तक हम लोग क्या देखेंगे, इसमें 3 राजाओं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम लोग। साहेब राय, ठीक है, रंजीत राय, और तीसरा हो गया जयकृष्ण राय, जयकृष्ण राय, ठीक है। तो ये हो गया चेरो वंश से रिलेटेड जितने भी राजा हुए हैं, ठीक है। इन सबको पढ़ने के बाद फिर चेरो वंश से रिलेटेड हमको और क्या जानकारी मिलेगी, चेरो विद्रोह में, ठीक है, चेरो विद्रोह में। तो चेरो विद्रोह जो कब से कब तक हुआ है, 1770 से लेके आपका जाके 1819 तक ये आपका हुआ है। इसके बारे में एक अलग से क्लास ली जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल तक जो है चेरो वंश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उतना करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मतलब कि पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, उसी टाइप से आपको मतलब पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं चेरो वंश। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अकबर के शासनकाल में चेरो वंश, अकबर के शासनकाल में चेरो, ठीक है। उस समय अकबर के शासनकाल में यहाँ पे भागवत राय जो है, इन्होंने आसानी से एकदम बहुत लंबे समय तक लगभग 31 वर्षों तक यहाँ पे राज किया, ठीक है, भागवत राय ने, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि 1589 में क्या होता है कि अकबर द्वारा जो है मान सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया जाता है। कहाँ पे सेनापति नियुक्त किया जाता है, बिहार में, ठीक है। उस टाइम झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये सब तो एक ही थे, ठीक है। तो आपका जाके यहाँ पे जब सेनापति नियुक्त किया जाता है तो फिर क्या करता है, मान सिंह जो है भागवत राय पे चढ़ाई कर देता है, ठीक है, कब 1590 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या होती है, भागवत राय हार जाता है, ठीक है। हारने के बाद फिर भागवत राय क्या होता है कि इसकी अधीनता स्वीकार कर लेती है, ठीक है। और मान सिंह बोलता है कि ठीक है भैया, तुमको हम राजा से राजा बने रहो, तुम राजा जो है ना तुम बने रहो, बस हमको वार्षिक मालगुजारी देते रहना, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, भागवत राय इसको वार्षिक मालगुजारी देते रहता है और लगभग ये क्या करता है 31 वर्षों तक क्या होता है, आसानी से ये अपना शासन चलाता है। फिर क्या होता है कि 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या करता है, चेरो लोग जितने भी चेरो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको टैक्स देना बंद कर देते हैं, टैक्स पे करना बंद कर देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मालगुजारी देने वाले थे वो नहीं देने लगते हैं, यानी कि उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं अब हम कुछ नहीं देने वाले हैं आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार चेरो ने क्या करता है, फिर अपने वहाँ पे पलामू में क्या करता है, अकबर की मृत्यु के बाद अपना राज्य पुनः स्थापित कर लेता है, ठीक है। फिर आता है आपका जाके कौन, अकबर के बाद आता है जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम जो है कैसा था वहाँ पे पलामू में चेरो वंशों का रिलेशनशिप, चलिए उसके पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1605 में जब क्या होता है कि चेरो वंश अपना राज्य स्थापित कर लेता है, तो 1607 ईस्वी में पुनः क्या करता है, जहांगीर जो होता है अबुल फजल का जो पुत्र होता है, अबुल फजल, आपको पता है अबुल फजल जो है इसने किसकी रचना की है, अकबरनामा और आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की, अबुल फजल। तो इसका जो पुत्र होता है, ठीक है ना, इसका पुत्र का नाम होता है अफजल खां, ठीक है। तो क्या होता है कि जहांगीर जो है अफजल खां को बोलता है कि जाओ तुम जाके पलामू पे यानी कि चेरो वंश पे जाके क्या करो, चढ़ाई करो और उसको जीत के लाओ, क्योंकि 2 साल पहले जो है उन्होंने क्या की, हमसे बगावत कर ली थी और अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया, ठीक है। अफजल खां क्या होता है, जहांगीर का आदेश से फिर पलामू में चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया जाता है, ठीक है। और उसके आक्रमण के समय पलामू का जो चेरो राजा था उस टाइम कौन था, अनंत राय, ठीक है। यानी कि भागवत राय की मृत्यु हो जाती है, तब तक अनंत राय वहाँ का कौन रहता है, राजा रहता है, ठीक। तो क्या होता है कि अफजल खां जब इस पर आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है तो तुरंत तो जीत नहीं पाता है। आक्रमण करने के जस्ट 2 सप्ताह के भीतर क्या होता है, इसको बीमारी हो जाता है, किसको, अफजल खां को क्या हो जाता है, एक बीमारी से, भयंकर बीमारी से ये क्या होता है, ग्रसित हो जाते हैं और अफजल खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब, 607 ईस्वी के आसपास। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कि 1612 ईस्वी में फिर क्या होता है, अनंत राय जो है इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1612 में। हम लोग देखें क्या कि अफजल खां जो है ये जब आता है
आक्रमण करने, तो 2 सप्ताह के भीतर क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है और आक्रमण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तब तक भी यहाँ पे क्या है, आपका जगह मुगल काल का यहाँ पे अधीनता यहाँ पे नहीं थी। ठीक है। अनंत राय जब 1612 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है और अनंत राय के बाद फिर कौन आता है, सहबल राय। सहबल राय, ठीक है। अनंत राय के बाद कौन आता है, सहबल राय। इसके बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है, इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसको शेर के साथ लड़ा दिया गया था जहांगीर के द्वारा, मतलब कि अपना सिर्फ मनोरंजन करने के लिए इसको जो भूखा शेर है उसके साथ लड़ा दिया गया था और उसमें क्या हुआ था, सहबल राय की मृत्यु हो गई थी। सहबल राय जो था ये जो है चेरो वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने अपना राज्य का जो विस्तार है, राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक किया था, जीटी रोड, जीटी रोड से लेके, ठीक है ना, जीटी रोड यानी कि आपका NH2 जिसको बोलते हैं, NH2 को ही क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। जीटी रोड से लेके एकदम चौपारण, चौपारण कहाँ पे है आपका जाके हजारीबाग में, ठीक है ना, चौपारण हजारीबाग तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है। तो देखिए आपको हम बता दें कि ये आपका जैसे मैप है झारखंड का, लगभग इस टाइप से है। उस समय जो है ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ये आपका क्या था, ये चेरो वंश का क्षेत्र था, चेरो वंश। ठीक है। और आपका NH2 जो है, जैसे ये कोलकाता से लेके NH2 कहाँ से कहाँ तक, NH2 जो है ये NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 जो है ये कोलकाता जो है हावड़ा ऐसे होते हुए ये आपका धनबाद हो गया, धनबाद इधर कोडरमा होते हुए आपका जाके जैसे इधर बिहार में एंटर करती है और आगे बढ़ती है। तो ये अपना राज्य जो है यहाँ से जीटी रोड और इधर हो गया हजारीबाग का चौपारण, यानी इतना दूर तक इसने क्या किया था, अपना राज्य को विस्तार कर लिया था। ठीक है। पहले तो सिर्फ इतना ही था लेकिन बाद में फिर इसने सहबल राय ने इतना दूर तक विस्तार कर लिया था। साथ ही जब ये अपना राज्य को यहाँ तक विस्तार कर लिया तो बीच में जो जीटी रोड होता था, इसमें क्या होता था कि जब मुगलों का यहाँ से काफिला पार होता था, यानी बहुत सारे सामान जो है यहाँ से जाता था या हावड़ा तक या फिर हावड़ा से इधर से जाता था, तो सहबल राय क्या करता था, इसको लूट लिया करता था। ठीक है, लूट लिया करता था। इससे क्या हुआ कि शाहजहां जो था, जहांगीर का पुत्र, जहांगीर का जो पुत्र था, जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। शाहजहां जो है उस टाइम जो है राजा नहीं बना था। ठीक है ना। इसको आया गुस्सा, तो इसने क्या किया, सहबल राय, सहबल राय जो था जो लूट लेता था काफिला को, ठीक है ना, ये बहुत ही क्रोधित हो गया कि इसका इतना दुस्साहस कि ये मुगल सल्तनत का जो काफिला है उसको लूट लेगा। तो इसने क्या किया, अपने पिता जहांगीर से इजाज़त मांगी और सहबल राय को पकड़ने के लिए चला गया और फाइनली क्या करता है, सहबल राय को पकड़ के जहांगीर के दरबार में पेश कर दिया जाता है। जहांगीर जो है इसके साथ ही क्या करता है कि ये अपने मनोरंजन के तौर पे क्या करता है कि मनोरंजन के लिए ये क्या करता है, भूखे शेर से इसको लड़वा देता है कि देखते हैं कि इसमें, सुनते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो भूखे शेर के साथ इसको लड़वा दिया जाता है और फाइनली क्या होता है, सहबल राय की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं शाहजहां। शाहजहां के टाइम जो है शासनकाल, जैसे सहबल राय, शाहजहां ने क्या किया था, सहबल राय को पकड़ के ले गया था वहाँ पे दिल्ली और जहांगीर के यानी अपने पिताजी के दरबार में पेश किया था। फिर इसको क्या किया गया था, अभी जैसे कि बताएं कि भूखे शेर से लड़वा दिया गया था और वहाँ पे क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात फिर क्या हुआ था कि जैसे ही पता चला पलामू के लोगों को, यानी कि वहाँ के राजाओं को, चेरोवंशीय, तो उसने और ज़्यादा लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया उस काफिले में, यानी कि जो आपका जीटी रोड था। फिर फर्दर आगे जाके फिर मुगलों ने वहाँ पर किसी तरह जो स्थिति थी उसको पे काबू पाया और उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व हासिल किया। ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि सहबल राय का उत्तराधिकारी रहता है एक, ठीक है, उत्तराधिकारी चेरो वंश का, ठीक है ना, कौन बनता है, प्रताप राय, प्रताप राय। ठीक है। अब देखिए ये प्रताप राय, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, नागवंश में भी आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, नागवंश में भी आपको पढ़ाए होंगे प्रताप राय, तो वो प्रताप राय अलग है, वो प्रताप राय, और एक पढ़ाए होंगे आपको प्रतापकर्ण पिछला क्लास में। ठीक है ना। यह प्रताप राय का क्या सिग्निफिकेंट था कि इसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से कहाँ की थी, सुतियाम्बे से चुटिया। ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंट क्या था कि इसको क्या किया था, तमाड़ के राजा ने इसको क्या कर लिया था, घेर लिया था, किलाबंदी कर लिया था तमाड़ के राजा ने। ठीक है। तो इसने क्या किया, किससे सहायता मांगा था, खेरागढ़ के राजा, खेरागढ़ के राजा किससे, बागदेव सिंह से। बागदेव सिंह क्या करता है, इसको आक्रमण करता है और इसको हरा देता है। ठीक है। हरा देने के बाद फिर क्या करता है, प्रतापकर्ण को किला से फिर मुक्ति दिला देता है और प्रतापकर्ण इसको क्या करता है, कर्णपुरा का जो क्षेत्र होता है उसको क्या करता है, पुरस्कार के तौर पे बागदेव सिंह को दे देता है। ठीक है। तो ये था प्रताप राय नागवंशी वाला, प्रतापकर्ण नागवंशी वाला, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रताप राय कौन, चेरो का। ठीक है। तो देखिए ये जो प्रताप राय था ये बहुत ही सशक्त और समृद्ध शासक था, साथ ही बहुत चालाक शासक था, चालाक और धूर्त भी बोल सकते हैं इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसके बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है, कैसे इसने शाहजहां को बेवकूफ़ बनाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया शाहजहां को इसने।
ठीक है ना। बहुत मतलब इतना मजाक उड़ाया उसका कि और कोई मतलब कि एक तरह से मतलब क्या हंसने का मन करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप से इसका मजाक उड़ाया। तो देखिए क्या होता है कि जब 1627 में शाहजहाँ क्या होता है, राजा बनता है शाहजहाँ, ठीक है। और फिर आगे जाके अब्दुल्ला खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। बिहार का सूबेदार बनाया जाता है, सूबेदार, ठीक। अब अब्दुल्ला खां क्या करता है, पलामू आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है। पलामू में चेरो वंश के जो राजा थे प्रताप राय, यहाँ पे आक्रमण करता है, ठीक है। और अपना वहाँ पे जो है वर्चस्व हासिल करता है। और वर्चस्व हासिल करने के साथ साथ प्रताप राय को नसीहत देता है कि तुम राजा बने रहो और तुमको क्या करना है, 1,36,000 रुपया जो है ये तुमको वार्षिक जो है मालगुजारी देना है, वार्षिक मालगुजारी देना है, ठीक है। तो ये मान लेता है कि चलो भाई कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही, अगर हम इसको नहीं मानेंगे अभी तो ये क्या करेगा, हमको भी जान से मार देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, मेरा राजपाट भी लूट के ले जाएगा, ठीक है। तो उस समय के लिए तो ये क्या करता है, मान लेता है। फिर आगे क्या होता है कि जो होगा देखा जाएगा। 1,36,000 रुपया उस टाइम मायने रखता होगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपना राजपाट को बचाने के लिए उसने क्या किया, हामी भर दिया कि हाँ ठीक है 1,36,000 रुपया जो है हम आपको दे देंगे। इस पैसे को पे करने के लिए प्रताप राय क्या करता है, अपनी जनता पे क्या करता है, टैक्स जो है वो बढ़ा देता है। टैक्स क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक। टैक्स बढ़ा देता है मतलब क्या, जो भी उपज का हिस्सा जो जैसे कि 1/3 लेता होगा वहाँ पे 2/3 कर देता होगा, और जो जिसका 50 रुपया दाम जहाँ पे टैक्स लेता होगा वहाँ 500 कर देता होगा। क्योंकि उसको 1,36,000 रुपये उसको जो है अब्दुल्ला खां को यानी कि शाहजहाँ को जो है साल में पे करना होगा। अगर साल में पे नहीं करेंगे तो वो फिर क्या कर देगा, युद्ध कर देगा। लेकिन एक तरह यहाँ पे ये भी दृष्टिकोण यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आम जनता है ये भी तो शोषण का शिकार हो रहा है, अपना राजा के प्रति जो है त्रस्त आ रहा होगा कि अरे ये कैसा राजा है यार, ये हम लोग के ऊपर टैक्स एकदम बढ़ाते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रोधित हो गए, ठीक है। अब जो है प्रताप राय ना घर के रहे ना घाट के रहे, अगर ये इसको पैसा नहीं देते हैं तो इसके ऊपर ये आक्रमण कर देंगे, और इससे अगर टैक्स ज़्यादा वसूलते हैं तो आम जनता इससे परेशान हो जा रही है। फाइनली इसने डिसाइड किया कि जो होगा होगा, हम अब मुगल सरकार को पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां है उसको पैसा हम 1 रुपया भी अब नहीं देंगे। तो फाइनली क्या होता है कि ये डिनाई कर देता है, यानी कि मना कर देता है कि अब हम 1 रुपया भी पैसा नहीं देंगे। ये बात फाइनली जब शाहजहाँ को पता चलती है, ठीक है, शाहजहाँ को जब पता चलता है तो शाहजहाँ फिर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है कि अरे तुम पैसा कैसे नहीं दोगे, तुम बोला है कि 1,36,000 रुपया देंगे सालाना, ठीक है मत दो, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारे राजपाट को लूट लेंगे। इसके लिए ये किसको भेजता है, शाइस्ता खां को, कि जाओ इसको, ये बहुत हीरो बन रहा है, पैसा मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा है, इसका जाओ राजपाट लूट लो, और अगर देता है पैसा तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो राजपाट लूट लेना और इसको बंदी बना के मेरे पास लेते आना। शाइस्ता खां आता है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ आता है, पलामू, आक्रमण करता है प्रताप राय पे, ठीक है। प्रताप राय पे जब ये आक्रमण करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुगलों के सामने ये क्या करता है, घुटना टेक देता है, हार जाता है। इसका मतलब हारने के उपरांत फिर ये क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है कि कुछ नहीं तो थोड़ा सही, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है, बोलता है शाहजहाँ को कि ठीक है भैया 1,36,000 रुपया कहाँ से दे पाएंगे, स्थिति बहुत गंभीर हो जा रहा था, तो थोड़ा सा कटौती कर दीजिए, 80,000 रुपया कर दीजिए, ठीक है, कितना, 80,000 रुपया वार्षिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये बोलता है ठीक है 80,000 रुपया वार्षिक तो हम कर देंगे, लेकिन तुमको साथ साथ में क्या करना, जाना होगा पटना हाजिरी लगाने जाना होगा। ये बताया आपका कौन, शाहजहाँ बोला कि तुम बहुत हीरो बन रहा था, तुम डिनाई कर दिया, तुम बोलता है आके कि हम 1,36,000 नहीं दे पा रहे हैं तो हमको कुछ कम कर दीजिए, लेकिन तुम बोला कि एकदम देबे नहीं करेंगे एकदम। तो इसीलिए तुम क्या करो, ठीक है 80,000 दो, तुम बर्डन ज़्यादा नहीं है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमको क्या करना होगा, पटना आना होगा हाजिरी लगाने के लिए, ठीक है। ये क्या वो फिर क्या होता है, प्रताप राय बोलता है कि ठीक है अभी जो है नहीं है, हाँ बोल देते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है, प्रताप राय हाँ बोल देता है, और हाँ बोलने के बाद फिर क्या होता है, शाइस्ता खां जो होता है 1642 ईस्वी में क्या होता है, वापस पटना लौट जाता है। 41 में युद्ध होता है और 42 ईस्वी में क्या होता है, वापस पटना चल जाता है, ठीक है। पटना जैसे ही पहुंचता है शाइस्ता खां, प्रताप राय फिर अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, ये ठीक है। 1 साल जैसे बीतता है, इससे टैक्स बोलता है कि ठीक है तुम आओ यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि पटना, और पैसा दो 80,000 रुपया, ठीक है, कितना, 80,000 रुपया पैसा दो। तो फिर प्रताप राय बोलता है कौन पैसा, तुम हमको रखने दिया है क्या, हाँ पैसा मांग रहा है। तो फिर अब शाहजहाँ का जो है क्रोध एकदम पारा जो है 100 के पार चला जाता है, ठीक है ना, कि अरे ये तो एकदम कानूनी बता रहा है, इसको समझाना होगा, ठीक है। तो अब शाइस्ता खां को भेजा था। अब इस क्या करता है, 1643 ईस्वी में यानी 1 साल के बाद ये इतिकाद खां को भेजता है, इतिकाद खां, ठीक है ना, अपना बड़का जो है सेनापति, कि जाओ इसको पकड़ो और इसको खूब कूटो, ठीक है ना, और मेरे यहाँ पे दरबार में लेके आओ, इसको हम सबक सिखाएंगे, ठीक है ना, बार बार हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इतिकाद खां बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा सेनापति रहता है, तो ये अपना एगो सेनापति भेजता है जबरदस्त खां को, जबरदस्त खां,
क्या नाम है, ज़बरदस्त खां, कि जाओ उसके ऊपर आक्रमण करो और पकड़ के लेके आओ। ये आक्रमण करता है जाके प्रताप राय के ऊपर, ठीक है। प्रताप राय फिर क्या होता है, हार जाता है, क्योंकि मुगलों के सामने तो वो टिक पाएगा नहीं, ठीक। अब जब हार जाता है प्रताप राय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो फिर ये पैंतरा अपनाता है, ठीक है ना। फिर हाथ जोड़ने लगता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है और ज़बरदस्त खां से बोलता है, ज़बरदस्त खां से बोलता है कि हमको माफ़ कर दो, ठीक है ना, हम जो है नहीं दे पाए थे। ऐसा करो, 80,000 मांग रहा था ना तुम हमसे, 80,000 महीना देना था ना, मतलब सालाना हमको देना था और पटना चलना था। तो ऐसा करो, तुम हमसे जो है 1 लाख रुपया ले लो इस बार, ठीक है, 1 लाख रुपया वार्षिक, ठीक है। और एगो हाथियों भी देंगे तुमको, एगो हाथी भी देंगे, ठीक, और साथ ही पटना भी जाएंगे, ठीक है। जाओ जाके शाहजहाँ से हुजूर को बता देना। कौन बोला, प्रताप राय बोला, ठीक है ना। प्रताप राय बोला ज़बरदस्त खां को कि 80,000 रुपया पहले देते थे, अब क्या करेंगे, 1 लाख रुपया देंगे, एगो हाथी देंगे और साथ में जो पटना नहीं गए थे अब पटना भी जाएंगे, ठीक है ना। ये जाके बता दो, ठीक है, कि इस बार फिर से समझौता करने की कोशिश किया प्रताप राय, ज़बरदस्त खां को बोला। अब ज़बरदस्त खां किसको बोला, तुम्हारा जाके इतिकाद खां को, इतिकाद खां। अब इतिकाद खां क्या करता है, इसका सिफारिश लेके जाता है किसके पास, शाहजहाँ के पास, सिफारिश लेके किसके पास जाता है, शाहजहाँ के पास, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे बात बोला है कि 1 लाख रुपया देगा वार्षिक सालाना, एगो हाथी देगा और पटना भी आएगा। तो शाहजहाँ बोला कि ना ना, ये बहुत होशियार बन रहा था, इसको 1 लाख रुपया नहीं, इसको बोलो 1 करोड़ रुपया देगा, ठीक है ना। तब इसको नानी याद आएगा, इसको बोलो कि 1 करोड़ रुपया देगा, हाथी भी देगा और पटना भी आएगा, तभी इसको हम वहाँ का राजा बने रहने देंगे, नहीं तो फिर उसका राजपाट लूट के ले आओ, ठीक है। और ये क्या करेगा प्रताप राय, लास्ट में मान जाता है कि चलो जो होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत सही। ये इसी विचार पे चल रहा था कि ठीक है 1 करोड़ भी दे देंगे, मान गया ये। और मानने के बाद पूरा खुश हो जाता है कौन, शाहजहाँ। और इतिखाद खां के सिफारिश पे इसको भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा जाके 1,000 रुपये, 1,000 मनसब, ये एक पद होता है, ठीक है, मनसबदारी एक पद होता है, प्रदान करता है किसको, सिफारिश करता है कि देखिए 1 करोड़ रुपया आपको देगा तो इसको कुछ दे दीजिए, किसको, तुम्हारा जाके प्रताप राय को। तो 1,000 रुपये इसको मनसबदार यानी कि मनसब प्रदान करता है कौन, शाहजहाँ, प्रताप राय को। और ज़बरदस्त खां को कितना ये करता है, 2,000 रुपये किसको, ज़बरदस्त खां को देता है मनसब, ज़बरदस्त, ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्त खां को, ठीक है ना। देखो ज़बरदस्त खां को 2,000 रुपया इसलिए देता है क्योंकि प्रताप राय को 1 करोड़ रुपये देने के लिए विवश किया था। और ये जो इतिकाद खां जो है इसका सिफारिश लेके जाता है किसके पास, तुम्हारा जाके शाहजहाँ के पास, कि देखो ये 1 करोड़ रुपया देगा तो इसको भी कुछ दे दो पुरस्कार के तौर पे। तो 1,000 रुपये मनसब प्रदान करता है प्रताप राय को। इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 1,000 रुपये मनसबदार किसके द्वारा दिया जाता, किसको दिया गया है, प्रताप राय को, और 2,000 किसको दिया गया है, ज़बरदस्त खां को, ठीक है। और फिर इसी प्रकार जो है तुम्हारा जाके ये प्रताप राय फिर 1 करोड़ रुपया जो है सालाना, पहले देखिए 1 लाख रुपया था, अब इसको 1 करोड़ रुपया सालाना देते हुए इसको क्या हुआ, राजपाट, फिर बोला कि जाओ तुम राज करो लेकिन तुमको क्या करो, 1 करोड़ रुपया देना होगा, ठीक है। और इस तरह फिर उसको अपना दे के वो फिर वापस चला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पलामू में इसका शासन चलता था, मेदिनी राय, ठीक है। यही कौन था, चेरो वंश का था, ये चेरो वंशीय, ठीक है, मेदिनी राय का शासन चलता था, ठीक है। मेदिनी राय जो है, इन्होंने क्या किया, जब ये राजा बना तो मुग़लों का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, साथ ही टैक्स भी नहीं देने लगा, ठीक है ना, टैक्स भी नहीं देने लगा, जो भी टैक्स देता था नहीं देने लगा, ठीक। फिर क्या करता है औरंगजेब जो है, औरंगजेब फिर क्या करता है, बिहार का उस टाइम जो सूबेदार था, बिहार का सूबेदार कौन था उस टाइम, दाऊद खां, इसी को नियुक्त करता है औरंगजेब। इसको आदेश देता है कि जाओ तुम मेदिनी राय को जाके बोलो क्या, कि मुग़लों की अधीनता स्वीकार करे, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करे, स्वीकार करे, साथ ही इस्लाम धर्म अपना ले, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम आपके ऊपर युद्ध करने, आक्रमण कर देंगे और साथ ही आपका राजपाट लूट लेंगे यदि आपने ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। अब क्या करता है औरंगजेब जो है, दाऊद खां को क्या करता है, आदेश देता है। अब दाऊद खां क्या करता है,
वहाँ पे यानी कि पलामू पर आक्रमण करने के लिए पटना से निकलता है। पलामू पर आक्रमण करने के लिए पटना से निकलता है। कब निकलता है? 23 अप्रैल को वहाँ से निकलता है। ठीक है, पलामू में एंट्री करता है और सर्वप्रथम यहाँ जब एंट्री करता है तो एक होता है तुम्हारा जाके कोठी का किला, कोठी का किला। ठीक है, इसको 5 मई को, डेट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, 5 मई को कोठी का किला, और तुम्हारा जाके 3 जून को कुंडा का किला। ये सब तुम आपका कहाँ पे? पलामू ज़िला में। ठीक है ना, कुंडा का किला, कोठी का किला याद रखिएगा। इस एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कुंडा का किला किस ज़िले में है, कोठी का किला किस ज़िले में है, तो याद रखें पलामू ज़िले में है। ठीक है, ये इसको जीत लेता है। ठीक है, जीत लेता है। कौन? दाऊद खां जीतता है इसको, दाऊद खां। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो कुंडा का जो यहाँ पे जो इसका राजा रहता है उस टाइम चुन राय। कौन रहता है? चुन राय। यानी कि उस किले का जो राजा होता है कौन रहता है? चुन राय। कुंडा का किला में क्या होता है कि जब क्या होता है, दाऊद खां क्या करता है, चुन राय को हरा देता है, तो ये डर के क्या करता है, इस्लाम धर्म अपना लेता है। ठीक है, इस्लाम धर्म क्या करता है, अपना लेता है। तो क्या होता है, जब इस्लाम धर्म अपना लेता है तो मेदिनी राय जो रहता है इसको लगता है गुस्सा। ठीक है, ये जो है चुन राय का एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है सुरवर राय, सुरवर राय। ठीक है, मेदिनी राय इसको बोलता है सुरवर राय को, देखो तुम्हारा भाई इस्लाम धर्म अपना लिया है जो कि कभी भी मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सुरवर राय क्या करता है, मेदिनी राय के कहने पे चुन राय की क्या कर देती है, हत्या कर देती है कि तुम काहे इस्लाम धर्म अपनाया। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि कोठी का किला और कुंडा का किला में दाऊद खां का विजय हो जाता है, और फिर यहाँ से वो जाता है किसके, मेदिनी राय। जहाँ मेदिनी राय कहाँ पे, पलामू का किला में रहता था, पलामू का किला। और पलामू का किला अभी के अगर देखा जाए तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये कुंडा का किला, कोठी का किला कहाँ पे पड़ता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो वहाँ से फिर वो पलायन करता है किधर, यानी कि ये अगर झारखंड है लगभग, तो ये हो गया पलामू का किला, और सॉरी ये हो गया कुंडा का किला, और ये हो गया पलामू। यहाँ तक जीत के आ जाता है, बिहार से आता है, यहाँ जीतता है, और फिर इधर की ओर पलायन करता है। पलायन करने के बाद फिर क्या होता है कि मेदिनी राय जो है संधि के लिए भेजता है किसको, दाऊद खां को। ठीक है ना, कि आइए हम लोग बैठ के संधि कर लेते हैं। ठीक है, काहे आप युद्ध वुद्ध लड़िएगा, आइए हम लोग बैठ के संधि कर लेते हैं। तो दाऊद खां क्या करता है, जो संधि पत्र होता है, दाऊद खां जो होता है, संधि पत्र जो होता है ये भेजता है किसको, संधि पत्र को भेजता है औरंगजेब को पास। ठीक है, औरंगजेब के पास। ठीक, और साथ ही फिर क्या बोलता है, जब तक वो पत्र भेजता है औरंगजेब के पास संधि पत्र को, तब तक ये क्या करता है कि युद्ध विराम कर देता है, कि तब तक हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। दाऊद खां बोलता है कि तब तक, जब तक उधर से औरंगजेब से आदेश नहीं आ जाता संधि पत्र का, तब तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। और फिर ये लोग क्या करता है, अब कहीं पे अपना जो है कबीला कहीं पे आराम कर रहा होता है। लेकिन एक घटना घटती है क्या, कि इसके जो कबीला होता है जहाँ पर ये आराम करते हैं, दाऊद खां का जो कबीला होता है, ठीक है, जो कबीला होता है वहाँ पर आक्रमण हो जाता है, लूटपाट कर लेता है। ठीक है, मेदिनी राय के कुछ लोगों के द्वारा, चेरो लोगों के द्वारा क्या होता है, लूटपाट कर देता है। तो फिर क्या होता है, दाऊद खां जो होता है हो जाता है गुस्सा। ठीक है, कि हम बोले अभी कि युद्ध विराम है, तुम्हारा संधि पत्र को हम औरंगजेब के पास भेजे हैं, और तुम क्या क्या मौका पाके हम लूटपाट कर लिया, मतलब तुम क्या क्या पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, धोखेबाजी किया। तो आ जाता है गुस्सा। तब तक क्या होता है, औरंगजेब का जो संधि पत्र होता है उसका जवाब आ जाता है दाऊद खां के पास। वो बोलता है कि उसमें जो जवाब में क्या लिखा रहता है कि बोलो कि मेदिनी राय जो है सबसे पहले वो क्या करे, अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल करे। ठीक है, और साथ ही निरंतर वार्षिक कर देना, साथ ही निरंतर वार्षिक कर देना, अगर उसको मंजूर है तो संधि होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतना सुनते ही दाऊद खां ये किसको बोलता है, जाके मेदिनी राय को, मेदिनी राय को बोलता है। ठीक है, इतना सुनते ही मेदिनी राय क्या करता है, प्रस्ताव को खारिज कर देता है कि नहीं, अब जो है संधि वंधि कुछ नहीं होगा, जो होगा युद्ध होगा। ठीक है ना, और युद्ध की फिर क्या कर देती है, घोषणा कर देती है, युद्ध की घोषणा कर देती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है औरंगा। ठीक है, औरंगा नदी के तट पे फिर क्या होता है तुम्हारा जाके दाऊद खां और तुम्हारा जाके मेदिनी राय का युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध के पश्चात देखा जाता है कि दाऊद खां इस पे भारी पड़ जाता है, मतलब कि मुगल सेना जो है वो जीतने लगती है। तो मेदिनी राय क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है ना, भाग जाता है। क्या, जो भी बच्चे लोग होते हैं, जो महिलाएं लोग होती है, और कुछ जो भी मतलब कि सोने चांदी जो अशर्फियाँ होती है, जेवरात होते हैं, उसको लेके उसको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। बच्चों को, महिलाओं बच्चों, ठीक है, जंगलों में जो है, और जो सोना चांदी होता है उसके साथ क्या करता है, सुरक्षित स्थान पे भेज दिया जाता है जंगलों में। और ये खुद जो है नया जो पलामू का किला बनाया था, ये नया पलामू का किला में क्या आता है, वहाँ पे चला जाता है।
उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं दाऊद खां वहाँ भी चला जाता है, पलामू का किला भी चला जाता है, तो वहाँ से फिर ये भाग के क्या करता है, जंगल में जाके छिप जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जंगल में जाके छिप जाता है, और जंगल से होते हुए ये कहाँ चल जाता है, सरगुजा, सरगुजा। ठीक, अगर हम एक मैप तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया पलामू, ये हो गया पलामू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कोठी का किला, कुंडा का किला। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका जाके लातेहार, लातेहार, और इस जगह पे है आपका जाके क्या, पलामू का किला। ठीक, तो यहाँ पे दोनों जीत के जब आता है तो संधि के लिए ये देखता है कि अरे उधर से जीत के मेरे पास आक्रमण करने आ रहा है, तो ये क्या करता है, संधि के लिए पत्र भेजता है। तब तक ये क्या करता है, युद्ध विराम कर देता है। तो क्या होता है, चेरो वंश के और देखता है कि इसको चेरो वंश का और सारा जो लोग होता है वो लोग क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद ये गुस्सा हो जाता है, तब तक उधर से लेटर आ जाता है कि उसको बोलो मेदिनी राय को कि ये जो है इस्लाम धर्म कबूल कर ले और टैक्स देना करे, मतलब पे करे। तो ये तो टैक्स देने के लिए रेडी था, लेकिन जो बोल रहा है कि इस्लाम धर्म कबूल कर ले उसको ये नामंजूर था। तो ये क्या करता है, फाइनली बोलता है कि नहीं अब युद्ध होगा। तो यहीं से एक नदी बहती है, औरंगा नदी, आपको याद होगा, जो तुम्हारा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, कौन नदी है, औरंगा नदी। और यहीं पे क्या होता है तुम्हारा जाके युद्ध होता है, इसी नदी के तट पे क्या होता है, युद्ध होता है तुम्हारा जाके दाऊद खां और किसका, तुम्हारा मेदिनी राय का। ठीक है, जिसमें मेदिनी राय की पराजय हो जाती है, और ये तुम्हारा जंगल होते हुए ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सरगुजा, ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सरगुजा। तो सरगुजा में जाके छिप जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि तुम्हारा जाके जो दाऊद खान रहता है, ये दोनों किला, जो पुराना पलामू का किला है, पुराना और नया, ठीक है ना, दोनों पलामू का किला में क्या करता है, अपना वर्चस्व हासिल कर लेता है। और साथ ही यहाँ पे जो होता है तुम्हारे जाके कौन, एक मनकली खां, मनकली खां को जो है यहाँ का फौजदार नियुक्त कर लेता है। ठीक है, नियुक्त करके ये क्या करता है, वापस क्या होता है, पटना चला जाता है। दाऊद खां कहाँ चला, ये तो पटना का सूबेदार है ना, तो यहाँ तो रहेगा नहीं, तो ये वापस कहाँ चला जाता है, पटना चल जाता है वापस। ठीक है, ये क्या होता है, वापस पटना चल जाता है, और किसको, मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, किसको, मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर देता है, किस क्षेत्र का, पलामू क्षेत्र का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये वापस जाता है दाऊद खां, तो जब यहाँ पे आया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही। ठीक है, तो क्या लेके जाएगा, तो ये जो है अपने साथ साथ यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, एक सिंह द्वार रहता है। ठीक है, बहुत फेमस रहता है सिंह द्वार को, ये वापस लेके जाता है सिंह द्वार। ठीक है, ये क्या करता है, वापस लेके जाता है, और वहाँ पे जो है पटना में जाके जो दाऊद नगर इसके द्वारा जो बसाया गया था, वहाँ पे ये लगाता है स्मृति के तौर पे कि पलामू में जो है वहाँ पे पलामू के किला से इसको लाया गया है, और पलामू विजय का एक तरह से ये तुम्हारा क्या होता है, संकेत बोलिए, या फिर पलामू विजय का एक स्मृति भी होती है। साथ ही ये क्या करता है कि जो पलामू का किला है वहाँ पर ये क्या करता है, पलामू का किला का जो आंगन होता है वहाँ पर ये एक मस्जिद भी बनाता है, जो इसके द्वारा जो जीता गया है उसके याद में स्मृति, विजय स्मृति एक तरह से बोल लीजिए इसको। ठीक है ना, पलामू विजय स्मृति के तौर पे पलामू का जो किला में मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो दाऊद खां के द्वारा। ठीक है, और दाऊद नगर में जो सिंह द्वार लगाया गया है किसके द्वारा, तो दाऊद खां के द्वारा। और ये सिंह द्वार कहाँ से लाया गया था, तो पलामू का किला से लाया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि तुम्हारा जो औरंगजेब है, जब इसको पता चलता है कि हाँ ये क्या क्या विजय हो गया, कौन, दाऊद खां, तो दाऊद खां को क्या करता है, ये खुशी के मारे में कितना देता है, 50,000 रुपया मोतियों की हार देता है। 50,000 रुपयों की मोतियों की माला दी जाती है किसको, दाऊद खां को। ठीक है, और जब मनकली खां यहाँ पे क्या करता है, इधर मनकली खां जो है इसका फौजदार नियुक्त किया हुआ रहता है मनकली खां को। तो जब जो सरगुजा में भागा हुआ रहता है तुम्हारा जाके, सरगुजा में कौन जाके शरण लेता है, सरगुजा में जाके कौन शरण लिया था, मेदिनी राय। मेदिनी राय सरगुजा भाग गया था ना, तो मेदिनी राय जब देखता है कि अरे वो दाऊद खां तो वापस पटना चला गया, ये कहाँ चला गया, पटना चला गया, तो मनकली खां के ऊपर ये फिर से आक्रमण करता है। ठीक है, और उसको मनकली खां को वहाँ से भगा देता है, और फिर फाइनली ये फिर करता है चेरो वंश से, यानी अपना राजपाट जो है वापस पा लेता है। ठीक है, अपना चेरो वंश को फिर से स्थापित करता है वहाँ पे, और राजपाट क्या करता है, वापस पा लेता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद कोई आक्रमण वगैरह नहीं होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपना शासन चलाता है। और साथ ही साथ पलामू का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास का काम भी करता है।
इसलिए जो है हिस्ट्री में इसको जो है मेदिनी राय को जो है कुछ कुछ संकेत भी दिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ मतलब कि उपनाम भी दिए गए हैं। इसको न्यासी राजा के तौर पे भी जाना जाता है, न्यासी राजा के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? मेदिनी राय को। मेदिनी राय को न्यासी राजा यानी कि न्याय के लिए जो राजा होता है उसको बोला जाता है। साथ ही चेरो शासन का स्वर्ण युग, चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि चेरो शासन का जो स्वर्ण युग की संज्ञा किस राजा के शासनकाल को दिया जाता है, तो मेदिनी राय हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। अब बहुत डेवलपमेंट का काम किया उस क्षेत्र में। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1674 में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। 1674 में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा दिक्पाल राय, ठीक है, यानी उत्तरवर्ती मुगल काल। और इधर तुम्हारा 1707 में तुम्हारा ये भी मर जाता है, कौन? औरंगजेब भी मर जाता है लगभग। तो उसके बाद लगभग यहाँ पे मतलब कि आक्रमण वगैरह बहुत कम ही होता है, नहीं होने लगा। और दिक्पाल राय आता है, फिर तुम्हारा जाके कौन आता है? साहेब राय आता है, ठीक है, रंजीत राय आता है, जयकृष्ण राय आता है, जो हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल में अभी पढ़ेंगे। तो जो काल था, मुगल सल्तनत था, औरंगजेब तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है। उसमें जो है चेरो वंशीय राजा कौन कौन थे? तो सबसे पहले थे साहेब राय जो है, इसका जो शासनकाल रहा है 1697 से लेकर 1716 तक, ठीक है। और ये जो है बहादुर शाह जब ये राजा बने तो उस टाइम जो है मुग़ल ये सम्राट कौन थे? बहादुर शाह हो गए, जहांदर शाह हो गए, ठीक है, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, ठीक है, फर्रुख सियर, ये सब के ये समकालीन रहे और इनके बारे में ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे साहेब राय के बाद कौन आया? रंजीत राय, ठीक है, रंजीत राय, ठीक। अब देखिए रंजीत राय जो था ये कौन था? साहेब राय का उत्तराधिकारी है, साहेब राय का उत्तराधिकारी, ठीक है। रंजीत राय का जो शासनकाल कितना रहा तुम्हारा? आपका जाके 1716 से लेके 22 तक, ठीक है। इसको याद रखने का आवश्यकता नहीं है। आपका साहेब राय का जैसे 1697 से लेके 1716 तक, फिर 1716 से लेके 22 तक, इस तरह इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह नहीं पूछे जाते हैं। बस इतना याद रखिए कि रंजीत राय का जो है वो साहेब राय का क्या रहा है? उत्तराधिकारी रहा है। यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो रंजीत राय था, ठीक है। अब देखिए रंजीत राय के शासनकाल में जो है बिहार का मुगल सूबेदार कौन था? बिहार का मुगल सूबेदार था आपका जाके सूबेदार सरबुलंद खां, ठीक है, ये था। और ये पलामू भी आया था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये जो रंजीत राय जो था ये एक अच्छा काम क्या किया था कि इसने जो है सरबुलंद खां जो इसका बिहार का ये था, इससे टोरी आपको बताए थे जहाँ से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ती है? लातेहार, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो टोरी जो है आपका कहाँ? लातेहार में पड़ती है। तो टोरी परगना जो है उस क्षेत्र का जो है टोरी परगना पर कब्जा कर 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार में रखा था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो साहेब राय का जो उत्तराधिकारी है आपका जाके कौन? रंजीत राय, ठीक है ना। सोचिए इसने क्या किया कि सरबुलंद खां को जो है इसको हरा दिया था, ठीक है ना, और टोरी परगना पे क्या किया? 1722 तक अपना अधिकार जमा के रखा था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या? जयकृष्ण राय, ठीक है। इसका शासनकाल 1722 से लेके आपका 70 तक, ठीक। अब देखिए जयकृष्ण राय के समय जो है आपका जाके 1730, ठीक है, 1733 और 1740 में 3 मुगल सूबेदार हुए हैं और तीनों को इसको इक्वली कितना? 5000 रुपये जो है वार्षिक पे करना था, मालगुजारी। और ये तीनों कौन कौन हुए हैं? तो सबसे पहले हो गया 1730 में फखरुद्दौला, ठीक है, ये बिहार के मुगल सूबेदार थे। 1733 में जो है वो कौन बने? आपका जाके अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी
वर्दी खां, अली वर्दी खां, ये 1733। और 1740 में आपका जाके कौन बने, जैनुद्दीन खां। ठीक है, तो जयकृष्ण राय के समय याद रखना है आपको क्या, 1730 में आपका फखरुद्दौला बिहार के सूबेदार, उसको 5,000 रुपये वार्षिक कर दिए। 1733 में किसको, अलीवर्दी खां को दिया गया। और 1740 में जयकृष्ण राय किसको दिया, जैनुद्दीन खां को 5,000 रुपये, तीनों को कितना 5,000 रुपये करके इसने वार्षिक मालगुजारी देना ये किया। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि जैनुद्दीन जो है, जैनुद्दीन या जैनुद्दीन बोलिए, जैनुद्दीन खां का एक सैन्य अधिकारी था हिदायत खां। ठीक है, इसने क्या किया था, चेरो राजा पे आक्रमण कर दिया था पलामू में। ठीक है, और ये जो है पलामू का जो चेरो वंशीय राजा पे आक्रमण जो है हिदायत खां के द्वारा किया गया था, ये आखिरी जो है मुगलों का आखिरी आक्रमण बोला जाता है। मुगलों का आखिरी आक्रमण कौन था, जैनुद्दीन खां का जो सेनापति था यानी कि सैन्य अधिकारी था हिदायत खां, और इसके द्वारा चेरों पर आक्रमण किया गया था, पलामू पर। और ये चेरों का जो है आखिरी आक्रमण था, चेरो वंशीय राजाओं पर मुगलों का आखिरी आक्रमण था, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है क्या कि 1700 जो है 50 से लेकर आपका 65 तक क्या होता है, ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन स्टार्ट होता है। और जयकृष्ण राय के जो शासन है, ठीक है ना, जो दरबार होता है वहाँ पे षड्यंत्र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राजा बनने के लिए कोई ये भाई भतीजावाद, कोई अपने बन रहा है, कोई दूसरे को बना रहा है, और षड्यंत्र होने लगता है। और फाइनली फिर 1765 जब होता है तो आपको पता होगा कि 1765 में फिर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या करता है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम जो मुगल सूबेदार, मुगल जो सम्राट होता है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा क्या करता है, ब्रिटिश को सौंप दिया जाता है टैक्स वगैरह, यानी दीवानी दी जाती है ब्रिटिश को कि जाओ अब जो है सब तुम्ही को करना है, ब्रिटिश लोगों को। और फिर जो है आपका जाके, और ब्रिटिश क्या करती है, इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व हासिल करने का प्रयास करती है। और 1770 में जो है स्टार्ट होता है चेरो विद्रोह। ठीक है, और 1770 में स्टार्ट होता है चेरो विद्रोह। जैसे ही शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंप दी जाती है पलामू वगैरह में, पूरे संपूर्ण झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में, तो उस टाइम फिर क्या होता है कि 1770 में जब आते आते यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना टैक्स कलेक्शन के लिए मतलब कि लोगों पे प्रेशर किया जाता है और शोषण किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो लास्ट में फिर 1770 में चेरो जो राजाएँ होती हैं या फिर चेरो वंश के जो लोग होते हैं उनके द्वारा 1770 में चेरो विद्रोह उत्पन्न होता है, जो कि 1800 का कहाँ तक चलती है, 1819 तक चलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका जाके चेरो वंश से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में होगा। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।